हेलो। तो ये जो लेक्चर है इसमें हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जो सेमीकंडक्टर का लेक्चर हमने दिया था। अब इसमें जो है अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि वी कैन डिफाइन द फॉर्मेशन ऑफ बैंड गैप्स और किस तरह से हम मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, इसी के तभी हम लोग जो है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर और जो ये क्लासिफिकेशन होता है मेटल इंसुलेटर सेमीकंडक्टर का, इसको हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी आता है, हमने पूछा है ड्यूरिंग द वाइवा एग्जाम, उसका आंसर भी तुमको मिल जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत रेयर है, जल्दी नहीं पूछते हैं, हमारा हर क्वेश्चन रेयर ही होता है। तो यहां पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई द वैलेंस बैंड is filled and conduction band is empty। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, जल्दी नहीं पूछते। ये एमएससी लेवल तक काम आएगा। एमएससी की बात हम बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पर भी ये सारी चीजें पढ़नी है और इन मच डिटेल्स। ये तो बीएससी पार्ट 1 का कंटेंट है। तो चलो इसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड हमारा मटेरियल होता है, जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होता है, दैट स्टैंडर्ड सेमीकंडक्टिंग मटेरियल इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इसी के बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे। तो ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है, इसमें क्या होता है, इसके हम लोग क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, आइसोलेटेड एटम्स की बात नहीं कर रहे, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। वी आर कंसिडरिंग the crystals of silicon and germanium। सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टल्स की हम बात कर रहे हैं, आइसोलेटेड एटम की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहां पे ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम नीचे यहां पर जो है डिस्टेंस r है, r इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, दो एटम के बीच में सिलिकॉन या तुम्हारा जर्मेनियम जो भी है उसके दो एटम्स के बीच की दूरी है। एंड यू हैव हियर इज द एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यू से डिनोट करते। इससे पहले मैंने जो ग्राफ तुम्हें बताया था, इस तरह का जो ग्राफ है, ये उसी का एक जनरलाइजेशन है। देखो ये जो फोटो है ये इसी तरह का है। अब हम लोग यहां से ही समझ सकते हैं कि बैंड फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, चलो इस डायग्राम को हम फिर से नीचे यहां पर भी दे देते। ये तुमको किसी भी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, जिसमें एकदम जो बिगिनर लेवल का होता है। एनसीईआरटी की बुक में इसे भी तुम देख सकते हो, या कोई भी जो टेक्स्ट बुक तुम्हारे पास है 12 बीएससी पार्ट 1 लेवल का, उसमें ये मिल जाएगा। यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। और अगर बुक्स के बारे में जानना है तो हम तुमको बताएंगे कुछ समय में। तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं कि जब कुछ सिचुएशंस कंसिडर करते हैं, ये जो रीजन ए की हम बात करें, पहले इसको हम शेड करके बता रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रीजन। दिस इज द केस व्हेन द एटम्स आर आइसोलेटेड। एटम्स आर आइसोलेटेड, और ये जो है दिस इज द रीजन ए ऑफ योर डायग्राम। ठीक है, इस रीजन ए में क्या है, तो यहां पर जो है व्हेन द एटम्स आर आइसोलेटेड, ये हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े हैं। व्हेन द एटम्स आर आइसोलेटेड माने ये सिंगल एटम्स की तरह है, देन उसमें क्या होता है कि द एनर्जी लेवल्स आर डिस्क्रीट। एनर्जी लेवल्स आर डिस्क्रीट या क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल होते हैं, जो कि इस प्रकार से हम इसको डिनोट करते हैं, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। अगर ये अभी भी समझने में दिक्कत आ रही है तो समझ लो डिस्क्रीट का मतलब है इस एनर्जी लेवल और इस एनर्जी लेवल के बीच में जो गैप है वो गैप कंसिडरेबल है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एकदम काफी क्लोज नहीं है। तो ये सिचुएशन है जब तुम्हारा आइसोलेटेड होता है। अब जब ये एटम्स नजदीक आते हैं, एक क्रिस्टल जो होता है उसमें एटॉमिक डिस्टेंस जो है एंगस्ट्रॉम लेवल का होता है। उस एंगस्ट्रॉम लेवल में जब ये आता है तब क्या होता है, 2 से 3 एंगस्ट्रॉम में क्या होता है, इंटरैक्शन होने लगता है। when atoms
come closer to each other and form a crystal with distance 2 angstrom to 3 angstrom, then there is interaction among the atoms. इंटरैक्शन होने लगता है। अब ये इंटरैक्शन किस प्रकार का होता है, क्या होता है, ये एमएससी की बात है, इसको अभी हम लोग नहीं डील करेंगे। वहां पे वो बैंड थ्योरी और ये सब जो है वो वहां पे डील होगा कि किस तरह का इंटरैक्शन होता है। इंटरैक्शन मैंने क्या हो रहा है पिछले लेक्चर में तुम लोग देख लेना जो वीडियो है। इंटरैक्शन में होता यह है कि जो न्यूक्लियस है वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स के साथ अट्रैक्टिव इंटरैक्शन करता है, पॉजिटिव नेगेटिव। आउटर इलेक्ट्रॉन्स एक एटम का दूसरे एटम के साथ जो है रिपल्सिव इंटरैक्शन करता है, एंड दिस इंटरैक्शन कॉजेज अ चेंज इन एनर्जी। ठीक है, तो ये जो इंटरैक्शन है या जब ओवरलैप होने लगता है एनर्जी लेवल्स का, ये एक एटम का एनर्जी लेवल है, ये दूसरे एटम का एनर्जी लेवल है, इसको हम कलर चेंज कर दें, ये दूसरे एटम का एनर्जी लेवल है। जब यहां पर ये इंटरैक्शन होने लगेगा, जब ये मिक्सिंग होने लगेगी एनर्जी लेवल्स की, तब चीजें जो है बदल जाएंगी। ड्यू टू इंटरैक्शन the outer electrons are more affected, क्योंकि ये बाहर होते हैं, more affected than the core electrons माने जो एकदम न्यूक्लियस के पास में, ठीक है, इन पर असर होने लगता है इस इंटरैक्शन का। अगर हम सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन जर्मेनियम की, हम सिलिकॉन का एग्जांपल ले रहे हैं। अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन हैज n इक्वल टू 3, ये पिछले लेक्चर में बताया है, एज द आउटर ऑर्बिट विथ 4 इलेक्ट्रॉन्स, एज द आउटर ऑर्बिट विथ 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसका डिस्ट्रीब्यूशन 2s 2p में होता है। ये सिंगल एटम की बात है। अगर हमारे पास एक क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन, या ऐसे लिखे, इफ ए क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन हैज n एटम्स, उसमें अगर n एटम्स है, देन सिलिकॉन हैज n एटम्स, देन देयर आर 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे। कैपिटल N जो है ये 10 टू द पावर 23 के ऑर्डर का हो सकता है, ये तुम जानते हो, ठीक है। ये 10 टू द पावर 23 ऑर्डर का हो सकता है, एवोगाड्रोस नंबर जो है। तो यहां पर ये जो सिस्टम है, तो देयर आर 10 टू द पावर 23 ऑर्डर का जो है इलेक्ट्रॉन्स, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, आउट ऑफ 4n 2n इलेक्ट्रॉन्स आर इन द 2s स्टेट। ये 2s स्टेट में होते हैं, sp-d ऑर्बिटल्स होते हैं, ये जानते हो, ये पढ़े होंगे, ठीक है। sp-d ऑर्बिटल, s जो है वो l बराबर 0 के लिए होता है। इसका डिटेल्स जो है तुमको पार्ट 2 में पढ़ना है, बट आई थिंक यू नो दिस थिंग्स बिकॉज ये केमिस्ट्री में भी रहता है, ठीक है। 2s में रहता है, एंड रिमेनिंग 2n आर इन द p ऑर्बिटल्स, अब ये जो p ऑर्बिटल्स होते हैं, ये p ऑर्बिटल्स 3 लेवल डीजेनरेट होते हैं, px py pz, ठीक है, ये जानते हो। तो टोटल जो है, और एक एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो 4n इलेक्ट्रॉन्स, जो तुम्हारा 2n इलेक्ट्रॉन्स p में है, उसके लिए अवेलेबल स्पेसेस कितने हैं,
स्टेट्स कितने हैं? 6n स्टेट्स है, ठीक है। तो इन जनरल होता क्या है कि जो कुछ p लेवल्स हैं दे रिमेन एम्प्टी, सिंस p orbitals are थ्री-फोल्ड डीजेनरेट, उसमें 3 इसके जो है पार्ट्स होते हैं, सबशेल्स जिसको बोलते हैं शायद, थ्री-फोल्ड डीजेनरेट, so the 2n electrons have 6n available states। कल एग्जांपल देके बताया था कि 4 लोग हैं और उनके जाने के लिए 8 कमरे, ठीक है। तो और ऐसा अलाउड नहीं है कि 4 लोग जो है वो एक ही कमरे में ठूस जाए, वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। 4 लोग हैं, 8 कमरे हैं, तो नेसेसरीली कुछ ना कुछ स्टेट्स या कमरे जो है वो खाली रहेंगे, ठीक है। एज ए रिजल्ट some p levels are empty, कुछ p levels जो है वो तो खाली रह जाते हैं, ठीक है। और ये सिचुएशन तुम्हारा दिखाया जा रहा है इस डायग्राम में, डायग्राम की ए में। चलो इसको हम फिर से यहां पे दे देते हैं ताकि तुमको देखने में आसानी। दिस इज द सिचुएशन व्हिच इज बीइंग शोन हियर, दिस इज द सिचुएशन। अब जो है, अब ये एटम्स नजदीक आने लगे, जैसे जैसे क्रिस्टल फॉर्म होगा क्या होगा, एटम्स जो पहले काफी दूर दूर थे अब ये क्लोज आ रहे हैं ताकि एक सिस्टम फॉर्म कर पाए। अब जैसे ही क्लोज आएंगे इंटरेक्शन बढ़ेगा, एनर्जी जो है वो बदलने लगेगी, ठीक है। और उसके बाद होगा क्या, एक रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब फिर से बांटना, कहां किसको बांटना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अवेलेबल स्टेट्स में बांटना, ठीक है। तो हम लोग अब बात करते हैं इस रीजन की, रीजन बी। ये रीजन बी क्या बता रहा है, इसी तरह का डायग्राम किसी हर टेक्स्ट बुक में मिलता है। when the atoms start coming closer, then there is more interaction। अब इस इंटरैक्शन के कारण देखो, इसको ऐसे समझो, कोई दिक्कत नहीं होगी कि एक सॉलिड या एक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी की जरूरत है। वो स्टेबल तभी होगा जब एनर्जी मिनिमम होगी। तो मिनिमम एनर्जी करने के लिए पहले जो आइसोलेटेड एटम का एनर्जी था, नेसेसरी नहीं है कि वही एनर्जी अभी भी रहे। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, एनर्जी को मिनिमाइज करना है तभी वो फॉर्म करेगा, ठीक है। देयर इज मोर इंटरैक्शन एंड देयर इज redistribution of energy, redistribution of energy नहीं, of electrons in the available states, and there is change in energy, energy में चेंज हो रहा है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, व्हाट विल हैपन, अब होगा इसमें ये कि ये जो 6n स्टेट्स हैं जो कि p ऑर्बिटल से रिलेटेड है, p के लिए जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो L बराबर 1 होता है। ये जो सारे स्टेट्स हैं p 6n स्टेट्स फॉर L इक्वल टू 1 और p, दे कम क्लोज टुगेदर एंड फॉर्म ए बैंड। ये वाला बैंड यहां पे ये बना देते, दिस इज द रीजन ऑफ वेरी क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स। ये एक बैंड बना। जो S वाले थे, जो 2ns में थे, वो यहां पर एक बैंड बना दे रहे हैं, ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स। ये एनर्जी लेवल्स कैसे बन रहे हैं, जब एटम्स नजदीक हो रहा है और इन दोनों के बीच में एक एनर्जी का डिफरेंस है। इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी सेम नहीं है, क्योंकि देखो यहां लिखा हुआ चेंज इन एनर्जी है। As a result, there is a difference of energy between these two bands, जिसको हम लोग कहते हैं band gap. The 6n states
फॉर L इक्वल टू 1, फॉर्म ए बैंड और एक, इसका फिर से डेफिनेशन हम लिख दे रहे, ग्रुप ऑफ वेरी क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स। अब ये डिस्क्रीट एनर्जी नहीं रह रहा इसके जैसा। ये जो देखो, ये एक डिस्क्रीट, ये जो है 6 सेंस स्टेट्स था जब आइसोलेटेड था। अब ये जाकर के यहां पर जो है फैल जा रहा है। इसके अंदर जो बहुत छोटे छोटे जो एनर्जी लेवल्स है वो बहुत कम दूरी में एक दूसरे को अरेंज कर ले रहे हैं। सेम हैपेंस विथ द 2n states, formation of band, ये चेंज इन एनर्जी के कारण हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण हुआ। ठीक है, there is a difference of energy between these two bands, which is called band gap। इसी को हम लोग बैंड गैप कहते हैं। ठीक है, ये सिचुएशन है। अभी भी जो है, अब देखो यहां पर रीजन बी की हम लोग बात कर रहे हैं। अभी अगर हम y एक्सिस पे एनर्जी को देखें, दिस एनर्जी इज स्टिल नॉट ऑप्टिमम टू फॉर्म द क्रिस्टल। अब ये एटम्स और नजदीक आएंगे, और नजदीक आने पर क्या होगा, जो तीसरा रीजन है सी, अब उसकी बात करते हैं। फिर से डायग्राम यहां पे दे रहे हैं। तो यहां पर जो है, अब जब ये एटम्स और नजदीक आएंगे, अब ये जो बैंड्स है, ये जो दोनों तुम्हारा यहां पे बना था, अब ये देखो यहां पर इसका कुछ ओवरलैप शुरू हो रहा है। ठीक है, ओवरलैप शुरू हो रहा है यहां पर। when the atoms come more close to each other, तो यहां पे जैसे ये समझो, पहले फिर हम लिखेंगे, और भी जब डिस्टेंस कम हो रहा है तो यहां पे जो है ये बैंड्स ये मर्ज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो लोएस्ट एनर्जी स्टेट है जो दैट इज स्प्लिट फ्रॉम द अपर लेवल्स, ये जो है ऊपर वाले एनर्जी स्टेट से अलग हो जा रहा है और ये अपर स्टेट से नीचे चला आ रहा है। सो दैट अब इसमें हो क्या रहा है कि इस सिचुएशन में कोई एनर्जी गैप नहीं है और इसमें अपर और लोअर बैंड्स जो है मिक्सअप हो जा रहे हैं। इसके बाद जो है, जब ये और नजदीक आएंगे, एनर्जी बैंड्स फिर से स्प्लिट करेंगे एंड दे विल बी सेपरेटेड बाय एन एनर्जी गैप। तो ये जो इंटरमीडिएट रीजन तुमको सी दिख रहा है, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, रीजन सी की हम लोग बात कर रहे हैं। When the atoms come more close to each other, then the bands start to overlap, and the band gap vanishes। ये बैंड गैप गायब हो जाता है, नो बैंड गैप। बीजी माने बैंड गैप। देखो यहां पे कोई गैप नहीं बच रहा, यहां पे गैप था रीजन बी में, लेकिन यहां पे जो है कोई गैप नहीं। अब इसको तुम मेटल मत बना देना, समझो पहले, यहां पर अभी भी क्रिस्टल फॉर्म नहीं हुआ है, ध्यान से समझो, क्रिस्टल अभी भी नहीं फॉर्म हुआ। क्रिस्टल फॉर्म होने के लिए जो है एटम्स, एक पिछले ही लेक्चर में बताया था, ऑप्टिमम दूरी पे होने चाहिए, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी ये हो, दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। इस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पर जो है ये तुम्हारा बनता है बैंड गैप, जो क्रिस्टल है। अब इसके बाद अगर हम इस रीजन की बात करें, when the atoms get more close, अब फिर से जो है more close, then the
bands, then the levels of energy, split again, split माने टूट जाना, split again, and there appears a gap of energy Eg. अब यहां पे जो है Eg फिर से आ गया, ये देखो यहां पर Eg है। ये तब हो रहा है जब एट दिस स्टेज योर क्रिस्टल इज फॉर्म्ड, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स जो है इट इज 8n, जो कि 2 बैंड्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। 4n नीचे कम एनर्जी वाले बैंड, 4n ऊपर वाले एनर्जी वाले बैंड, ठीक है। 8n कैसे हुआ, हाउ डज इट बिकम 8n, पहले तो 4n था। ये सवाल अगर उठे तो क्या होगा, नाउ यू हैव ए टोटल 8n कैसे आया, 6n p स्टेट से 2n s स्टेट से, टोटल मिलाकर के 8n स्टेट से। अब s और p नहीं रह रहा है, ठीक है। टोटल अवेलेबल स्टेट्स कितने हैं, 8n है, जिसमें से 4n कम एनर्जी वाले नीचे हैं, 4n जो है ऊपर है, ठीक है। नाउ there are a total of 8n states that have difference in energy 4n states are of lower energy and 4n are above or have higher energy, इनकी एनर्जी हाई है। अब यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्या इंटरेस्टिंग चीज है कि जो लोअर 4n स्टेट्स है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ स्टेट्स है। और तुम ये जानते हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे फॉलो द एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और इसी को हम लोग डीजेनरेट थ्योरी कहते हैं, जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ स्टेट्स है। अगर 4n इलेक्ट्रॉन्स है तो 4n स्टेट्स है, जिसके कारण तुम्हारा वैलेंस बैंड जो है दैट इज ऑलवेज फिल्ड कंप्लीटली। समझ में आया? द इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट is that there are 4n valence electrons and exactly 4n available states. So the valence band is completely filled. All available states, इसका मतलब ये है all available states are occupied by electrons following, क्या फॉलो करेगा इलेक्ट्रॉन जो है ये फर्मियंस होते हैं, फॉलोइंग द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये होता है। इसीलिए वैलेंस बैंड पूरी तरह से भरा हुआ होता है, ठीक है। और ऊपर वाला जो रीजन है जहां पे 4n इलेक्ट्रॉन्स है, 4n हायर एनर्जी बैंड है, जिसको हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं,
या तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में होता है, या तो लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, या तो नहीं रहेगा। सारे के सारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4n में भर गए, तो 4n वाला जो उसके ऊपर वाला जो 4n स्टेट है वो क्या है, वो खाली है, एम्प्टी है। सो द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। सिंस all the valence electrons are in the valence band, the conduction band is empty। thus या इसको डिटेल्स में लिख दे, the available states 4n in the conduction band are empty। ये कारण है, इसीलिए जो है कंडक्शन बैंड खाली होता है और वैलेंस बैंड जो है वो फिल्ड होता है। दिस इज द कंप्लीट थ्योरी। अब इसी बेसिस पे जो है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस बैंड थ्योरी, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की बात करें, चार्ज कंडक्शन की बात करें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यही जो है चार्ज कैरियर्स होते हैं, यही जो है चार्ज को कैरी करते हैं। और इसी बेसिस पे तो चार्ज को कैरी करने के लिए इनको इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने की जरूरत है। मूव करने के लिए चाहिए एनर्जी। अब ये एनर्जी कितनी होनी चाहिए? क्लासिफिकेशन ऑफ solids on the basis of band theory। तो इसमें जो है सबसे पहले एकदम बेसिक चीज को लेके चलते हैं, जो बेसिक कंसेप्ट है। बेसिक कंसेप्ट ये है, फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन it is necessary that the electrons are free to move। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है ये मूवमेंट करने के लिए फ्री हो, ये बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी एसेंशियल। अगर ये नहीं रहेंगे फ्री तो चार्ज कंडक्शन नहीं होगा। और मूव करने के लिए क्या चाहिए? मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, दे रिक्वायर एनर्जी। अब ये एनर्जी का रिक्वायरमेंट क्या है, कितनी एनर्जी होनी चाहिए, कैसे आएगा वो एनर्जी? द फ्री इलेक्ट्रॉन्स require energy to make movement या to move and carry charge, नहीं carry charge नहीं, and to conduct charge, move and to move and conduct charge और करंट, ये जरूरी है। अब सवाल ये है कि हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड and how the electrons can move। सवाल ये, ठीक है,
दिस इज द क्वेश्चन दैट वी रिक्वायर टू बी आंसर्ड कि कितनी एनर्जी चाहिए। तो अभी हम लोगों ने देखा कि हमारा जो सॉलिड है, बैंड थ्योरी की हम लोग बात कर रहे थे, तो हमारा सॉलिड में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ ऐसा है। यहां पे एक बना हुआ है वैलेंस बैंड, और इसके ऊपर जो है जो कि भरा हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, और इसके ऊपर जो है ये है कंडक्शन बैंड। एक चीज तुमको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो बैंड से दे आर एनर्जी लेवल्स, ये जो है एनर्जी लेवल्स, ठीक है, बैंड एनर्जी लेवल से बनता है, और इनके बीच में ये जो गैप है दिस इज द बैंड गैप। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स भरे जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मींस दे आर स्टिल अटैच्ड टू द न्यूक्लियस, इनका बस रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, ये अभी फ्री नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन और इसमें अंतर होता है। कंडक्शन बैंड एक ऐसा रीजन है दैट हैज हायर एनर्जी देन द वैलेंस बैंड। सो द कंडक्शन बैंड में जो परिस्थिति है वो कुछ ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन्स हैव मोर फ्रीडम इन द कंडक्शन बैंड। इन कंडक्शन बैंड हम CB लिख रहे हैं, द इलेक्ट्रॉन्स फ्री एंड कैन cause the flow of charge. Conduction band is a region where the energy of the electrons is larger word ठीक नहीं, greater than in valence band। वैलेंस बैंड में अभी भी वो वैलेंस शेल में है, बस उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सो दे आर नॉट फ्री इन द वैलेंस बैंड। इन द वैलेंस बैंड द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री। अब इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने के लिए क्या होना होगा, उनकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। मैंने यहां पर ये जो है ये इलेक्ट्रॉन कूद के जब यहां जा पाएगा तभी ये कंडक्शन बैंड में होगा, एक ऐसी स्थिति में होगा, एक ऐसे एनर्जी स्टेट में होगा जो कि वैलेंस बैंड से ज्यादा है, और ये ज्यादा मूवमेंट कर सकता है, तभी जो है ये चार्ज कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करेगा। तो इसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए। अब देखो ये जो बैंड से ये कैसे बने, बार बार इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है, ये क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल से बने। एनर्जी लेवल सभी भी है, भले ही उनके बीच में जो गैप है वो बहुत कम है, इतना कम है कि वो कंटिन्यूम जैसा है, ठीक है। तो यहां पर इस एनर्जी लेवल में, इस हायर एनर्जी लेवल में इसको पहुंचना होगा। यहां पर भी एनर्जी लेवल्स है, हियर आल्सो यू हैव एनर्जी लेवल्स, ये सारे एनर्जी लेवल्स ही है। बेसिक मॉडर्न फिजिक्स में पढ़े हो कि एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है वो जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी स्टेट में चला गया। तो यहां पर जो है ये हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, कैसे जाएगा, और इसके बीच में ये गैप है, जैसे दो एनर्जी लेवल्स, सिंपल से ऐसे समझो, n बराबर 1 n बराबर 2, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, जितना ये डिफरेंस है एनर्जी का। तो यहां पर भी उसी प्रकार का एक एनर्जी डिफरेंस चाहिए, मींस द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी गिवन एनर्जी सो दैट इट कैन ओवरकम दिस difference of energy Eg. If the electron at the, और ये कब संभव है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो यहां पे है इसके लिए संभव है, एकदम अंदर के लिए संभव नहीं है, और इसको इतनी एनर्जी चाहिए कि ये यहां पर पहुंच जाए, एक बार में कूद के यहां नहीं पहुंचेगा। If the electron at the top of the valence band
at the top of the valence band is supplied with energy enough माने पर्याप्त, with energy enough to cross or to overcome the band gap Eg, energy difference Eg, then it will reach the lowest level of the conduction band, lowest level of the conduction band. Conductivity will start, तब कंडक्टिविटी होने लगेगा. इसीलिए बैंड गैप को जो डिफाइन करते हैं, बैंड गैप को डिफाइन करते हैं द डिफरेंस ऑफ एनर्जी फ्रॉम द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड टू द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड. दिस इज द रीजन. सो बैंड गैप is defined as the difference of energy between the top of the valence band and the bottom of the conduction band. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बैंड गैप. तो अगर इतनी एनर्जीज को मिल जाए कि टॉप ऑफ वैलेंस बैंड से कूद करके ये जो है लोअर मोस्ट बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड को चला जाए, देन इट कैन कंडक्ट. तो यहां पे सो द क्लासिफिकेशन, अब सवाल ये है अब सवाल ये है कि ये एनर्जी, ये जो बैंड गैप है हर मटेरियल के लिए ये अलग अलग होता है. हम ऐसा नहीं है कि किसी भी मटेरियल को हम एनर्जी दे दे, इतना एनर्जी दे दे कि वो जो है टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कूद करके लोअर मोस्ट ऑफ द कंडक्शन बैंड पहुंच जाए. ये संभव नहीं है, सब जगह ये एप्लीकेबल नहीं है. सो द वैल्यू ऑफ the band gap Eg determines the type of solid. अब ये क्लासिफिकेशन किस प्रकार का होता है ये हम लोग इसके आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, और उसमें डिटेल्स में सेमीकंडक्टर्स एंड इट्स टाइप्स पढ़ेंगे. क्योंकि लेक्चर वीडियो ज्यादा लंबा हो जाए तो देखने में दिक्कत होती है, ये हम समझते हैं, इसलिए हम शॉर्ट में बना रहे हैं.